संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान एक सामाजिक संस्था है। आज की परिभाषा में एनजीओ अर्थात नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 2003 में प्रारंभ हुई इस संस्था को आज 17 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। संस्कृति का संवर्धन, संस्कारों का बीजारोपण और महापुरुषों का जीवन परिचय, यह उद्देश्य सामने रखकर प्रतिष्ठान कार्य कर रहा है। जब कोई उद्देश्य सामने रखते हैं तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधनों की आवश्यकता लगती है। इसलिए साधन के रूप में हमने संस्कारक्षम कथा पुस्तिकों का निर्माण किया है। 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा के छात्रों को अपने सामने रखकर, टारगेट ग्रुप के रूप में उनको रखकर प्रत्येक कक्षा के लिए एक स्वतंत्र पुस्तिका का निर्माण हमने किया है। 5वीं कक्षा के लिए जो पुस्तिका है उसका नाम है कथारूप रामायण, यानी रामायण इन स्टोरी फॉर्म। 6वीं कक्षा के लिए जो पुस्तिका है उसका नाम है चरित्र रामायण, कैरेक्टर बेस्ड रामायण। 7वीं कक्षा के लिए महाभारत इन स्टोरी फॉर्म और 8वीं कक्षा के लिए क्रांतिकारियों के जीवन पर क्रांति गाथा नाम की पुस्तिका है। प्रत्येक कथा पुस्तिका 4 भाषा में है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। अब ये सारा जो काम है, मैंने योजना तो रखी, लेकिन ये होता कैसे है, हाउ इट वर्क्स। ये स्कूल के सहयोग से जो हमने कथा पुस्तिकाएं निर्माण की है, उसमें से एक एक कहानी स्कूल के सहयोग से छात्रों के सामने रखी जाती है। छात्रों वो कहानी सुनते हैं और स्वयं भी किताब खरीदकर अपने घर में उसका अध्ययन करते हैं। गुरु पूर्णिमा से शुरू होने वाला यह उपक्रम जनवरी के अंत में वस्तुनिष्ठ परीक्षा के साथ समाप्त होता है। परीक्षा के आधार पर मेधावी छात्रों को पुरस्कार दिए जाते हैं। शिक्षक, पाठशालाएं और मुख्याध्यापक, उनको भी अपने काम के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। ये जो परीक्षा, पुरस्कार है और परीक्षा है, यह तो निमित्त मात्र है, यह साधन मात्र है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कथाओं के माध्यम से संस्कारों का बीजारोपण। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। हंगामा खड़ा करना यह हमारा मकसद नहीं, हम तो तस्वीर बदलना चाहते हैं। देश के किसी भी महाविद्यालय से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इस प्रकार के नारे ना लगे, केवल भारत माता की जयकार की आवाज बुलंद हो, यह हमारी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 2003 में 5 लोगों ने इकट्ठा आकर इस काम की शुरुआत की। मुझे याद है उस वर्ष केवल मुंबई के कुछ हिस्सों में 117 विद्यालयों के 17,000 छात्र इस योजना में सम्मिलित हुए थे। आज 2020 में हम हैं। 900 स्कूलों के प्रतिवर्ष 1.25 लाख विद्यार्थी, 1,25,000 प्लस विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। अगर 17 सालों की हम अगर संख्या जोड़े तो साधारणतः अब तक 15 लाख से भी अधिक विद्यार्थी इस योजना में सम्मिलित हो चुके हैं। 2003 में केवल 5 कार्यकर्ता, 117 स्कूल, 17,000 विद्यार्थी और मुंबई के कुछ हिस्सों में काम शुरू हुआ था। आज 2020 में 377 कार्यकर्ता, 900 अध्यापक, 1400 परीक्षक, 900 स्कूल, 17 लाख विद्यार्थी और 4 राज्य, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और राजस्थान में ये अपना काम चल रहा है। अगर हम स्मारिका वर्ष का विचार करें तो उसके पूर्व के वर्ष में यानी 2018-19 में केवल 574 स्कूल थे। स्मारिका वर्ष में यानी 2019 और 20 में 2 नए राज्य जुड़ गए, राजस्थान और गोवा, और स्कूलों की संख्या 574 से 900 हो गई। अभी इस कार्य वृद्धि का क्या राज है? 2-3 बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। एक तो केवल नैतिक शिक्षा यह 1 पॉइंट प्रोग्राम नहीं, तो पूर्ण साल भर अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला कार्यकर्ताओं के माध्यम से की जाती है। जैसे केवल नैतिक शिक्षा का विचार करें तो ये शिक्षा अपने स्कूल में
इम्प्लीमेंट करने वाले जो शिक्षक है उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है। अध्यापकों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाती है विभाग स्तर पर, मुख्याध्यापकों के लिए कार्यशाला होती है, और छात्रों के लिए ये जो हमारा कैरिकुलम है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। उसके अंत में परीक्षा होती है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि गुरु पूर्णिमा से हमारा काम शुरू होता है और जनवरी के मध्य में या अंत में परीक्षा के साथ कार्यक्रम होता है। परीक्षा तो साधन मात्र है, निमित्त मात्र है, लेकिन इस परीक्षा की भी एक विशेषता है। 900 स्कूलों में एक ही दिन, एक ही समय 1400 कार्यकर्ता परीक्षा का आयोजन करते हैं। गुजराती कक्षा के विद्यार्थी को मराठी भाषा का पेपर नहीं जाएगा, मराठी भाषा के विद्यार्थी को गुजराती का पेपर गलती से भी नहीं जाएगा। इतनी जबरदस्त है कि यंत्रणा इस एक दिन के काम में लगती है। स्मारिका वर्ष में जो पारितोषिक वितरण के कार्यक्रम हुए वो लगभग 30 स्थानों पर, क्योंकि गत वर्ष यानी स्मारिका के वर्ष में 1920 में हमने पारितोषिक वितरण के जिलाशाह कार्यक्रम किए। 30 स्थानों पर कार्यक्रम हुए और 8 स्थानों पर कार्यक्रम इसलिए नहीं हुए कि 20 मार्च से अपने देश में पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति निर्माण हुई, इसलिए कार्यक्रम नहीं कर सके। पूरे साल की शुरुआत जो है वो रामनवमी से होती है, क्योंकि श्री राम हमारा अधिष्ठान है और रामनवमी से कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होती है। उसके पश्चात गुरु पूर्णिमा के निमित्त इस योजना का उद्घाटन होता है। गणेशोत्सव में सामुदायिक गणपति अथर्वशीर्ष, क्योंकि जो गणेशोत्सव को जो कमर्शियल स्वरूप आया है उसमें जो समाज की सज्जन शक्ति है, सात्विक शक्ति है, उसको संगठित करना चाहिए और इस प्रकार के सामाजिक काम में लगाना चाहिए। यह सोचकर गणपति अथर्वशीर्ष का कार्यक्रम स्थान स्थान पर होता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के सामुदायिक पाठ का कार्यक्रम होता है। सीता नवमी हम मनाते हैं। दीपावली में स्नेह मिलन होता है। कुमारी का पूजन, ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन जिला स्तर पर यानी छोटे छोटे स्तर पर ये कार्यक्रम होते हैं। भगवद गीता का 18वां अध्याय हम सब जानते हैं, उसमें 14वां श्लोक है। उस श्लोक की पहली पंक्ति है अधिष्ठानम तथा कर्ता। उसका अर्थ है कोई भी काम सफल करना है तो 5 चीजों की आवश्यकता है: अधिष्ठान, कर्ता, साधन, प्रयास और दैव। मैं अभी बात करने वाला हूं कार्यकर्ताओं की, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर सफल करना है तो कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है। हमारे इस पूरे उपक्रम में कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण की द्विस्तरीय योजना है। एक प्रशिक्षण वर्ग जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए होता है जो निवासी है। दूसरा वर्ग जो होता है वो सभी साधारण सारे कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हो सकते हैं दिन भर के वर्ग में। इस प्रकार से द्विस्तरीय वर्गों की योजना है। आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा और आनंद भी होगा। इस पूरे कार्यकर्ताओं की संख्या में 80% संख्या हमारे बहनों की है, हमारे मातृशक्ति की है। यानी कई जिलाओं की पूर्ण समिति ही संपूर्ण महिलाओं की है। यानी ये खुशी की बात है कि अनेक कार्यकर्ता सोचते हैं कि बहनें हमारे काम में आती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हम सोचते हैं कि पुरुष हमारे काम में आए। तो इस प्रकार की एक उल्टी स्थिति है। अभी साधारणतः लोगों के मन में प्रश्न आता है कि आपको फंडिंग कौन करता है? आप सभी को सुनकर आनंद होगा, समाधान भी लगेगा कि यह जो योजना है साधारण कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है। हम जो निधि संकलन करते हैं, 2 महीने में निधि संकलन होता है, अप्रैल और मई में। उस 2 महीने में सारे कार्यकर्ता निधि संकलन अभियान में लगते हैं और 300 रुपया या उससे अधिक देने वाले ऐसे लोगों को पृष्ठदाता यानी जो पुस्तकें हम छापने वाले हैं, 1 पन्ने का पृष्ठदान करिए। इस प्रकार से आह्वान करते हुए गत वर्ष यानी स्मारिका के वर्ष में 19-20 में 1460 लोगों से दान प्राप्त किया। दान की कुल राशि 18,60,000। यानी सामान्य व्यक्ति के आधार पर ये योजना चली है। 2020-21 में मार्च से कोरोना शुरू हुआ, इसलिए जो हमारा हर वर्ष का अभियान होता है वो दुर्भाग्य से नहीं हो सका, इसलिए थोड़ी निधि की हमको निश्चित रूप से कमी महसूस हो रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब कभी कोरोना हटेगा तब कार्यकर्ता पूरे जोर से इस निधि के काम में लगेंगे। हमारी जो काम की रचना है, ये काम होता कैसे है, संगठन की कैसी स्थिति है। मैंने बचपन में एक वाक्य सुना था कि संगठन में शक्ति है।
हमने 4 राज्यों को जिलों में बांटा है। 47 जिले, 47 हिस्से हमने बनाए। आपको बताते हुए मुझे आनंद हो रहा है कि उन 47 जिलों में से 40 जिलों में नियमित साप्ताहिक रूप से बैठकें होती है, और उन बैठकों में जो 1 घंटे की बैठक है उसमें 40 मिनट का सत्संग होता है। यानी इस सत्संग के आधार पर, नियमित बैठकों के आधार पर जो कार्यकर्ताओं की मानसिकता है संगठन के अनुकूल बनाने का प्रयास इस बैठकों के माध्यम से हो रहा है। एक केवल उदाहरण दूंगा 2-3 कि संगठन में शक्ति है, इसकी अनुभूति कैसे हमने ली। कुछ दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले, हमने एक शिक्षकों के लिए कार्यक्रम रखा, शिक्षकों की कार्यशाला, और ऑनलाइन कार्यक्रम था। कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किए। हमारा अंदाज था कि 3000 लोग आएंगे, लेकिन प्रत्यक्ष कार्यक्रम में 10,000 की संख्या आई। यानी मैंने जो कहा कि संगठन में शक्ति है, वो इसकी अनुभूति हमने इस कार्यक्रम के निमित्त की। उसके तुरंत बाद 15 दिन बाद दूसरा कार्यक्रम हुआ कुटुंब प्रबोधन का, उसमें भी 5000 लोग सम्मिलित हुए। यानी कार्यकर्ता समर्पण भाव से जब कार्यक्रम में लगते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हर वर्ष किसी नए जिले को जोड़ना, नए क्षेत्र में जाना, इस प्रकार का प्रयास भी होता है। मुझे याद है आपातकाल की एक घटना। आपातकाल में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू की थी। संघ के सरसंघ चालक उस समय के पूजनीय बाला साहब देवरस को जेल में डाल दिया था। तब पत्रकारों ने बाला साहब को पूछा कि बाला साहब, नेता तो अभी अंदर गया, संघ के प्रमुख तो जेल में गए, अब कैसे होगा इस संगठन का? अब इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कौन करेगा? पूजनीय बाला साहब ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। पूजनीय बाला साहब ने कहा, एक सरसंघ चालक अंदर गया है लेकिन 5 सरसंघ चालक बाहर है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ऐसे पत्रकारों को कहा कि मैं जिस संगठन का नेता हूं, प्रमुख हूं, उस संगठन को देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं मिले हैं। देव दुर्लभ, यह शब्द प्रयोग उन्होंने किया। मैं जब हमारे इस छोटे कार्य का विचार करता हूं, उसके बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है इस कार्य की वृद्धि के पीछे, बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे कार्य में कार्यरत देव दुर्लभ मातृशक्ति। देव दुर्लभ मातृशक्ति, यह हमारे काम की प्रेरणा है, हमारे काम की शक्ति है। इस मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं। आज देश में अनेक समस्याएं, कहीं पर बहनों का अपहरण हो रहा है, कहीं पर अत्याचार हो रहे हैं, जाति जाति में विद्वेष फैलाने का प्रयास हो रहा है, स्कूली छात्रों के द्वारा शिक्षिका की हत्या की घटनाएं भी हमारे सामने आती है, नाबालिग बच्चों द्वारा होने वाले गुनाहों की संख्या भी देश में बढ़ रही है। समस्या तो अनेक है, इसका उपाय क्या है, इसका उत्तर क्या है? अकबर ने बिरबल को एक प्रश्न पूछा था कि मैं 3 प्रश्न पूछता हूं, उत्तर 1 वाक्य में देना है। प्रश्न ऐसा था, रोटी क्यों जली, पत्ते क्यों गले, घोड़ा क्यों अड़ा? बिरबल ने तुरंत जवाब दिया, पलटा नहीं इसलिए। आज सारी समस्याएं देखने के बाद ऐसा लगता है कि सारी समस्याओं का उत्तर संस्कारों का अभाव है, और इसीलिए इन समस्याओं को सामने रखकर संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान गत 17 साल से प्रयास कर रहा है। आज एक और अपने कार्य की अनुकूलता बढ़ रही है, तो दूसरी ओर चुनौतियां और संकट भी बढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है हमें अपने कार्य की गति भी बढ़ाने की आवश्यकता है, और इस समय कुछ संकल्प भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब कभी हम स्मारिका का समालोचन करते हैं, प्रकाशन करते हैं, तब कुछ संकल्प करना चाहिए। और आज की तारीख विशेष है, 10/10/2020, 10 अक्टूबर 2020। 200 साल के बाद ऐसा सुयोग आया है, और यह देखने में हमको मिल रहा है कि हम सारे सौभाग्यशाली है कि इस प्रकार की तारीख हमारे जीवन काल में हमको देखने को मिली है। और संयोग से हमारे स्मारिका का प्रकाशन भी आज हो रहा है। इसलिए आज के शुभ दिन पर मैं 2 संकल्प घोषित कर रहा हूं। एक है शॉर्ट टर्म संकल्प, जो आने वाले साल में हमको पूरा करना है। उस संकल्प की पहली कड़ी है, हमारे इस योजना में 16 कथा पुस्तिकाएं हैं, 4 भाषाएं हैं।
इन पुस्तिकाओं का डिजिटाइजेशन यानी विजुअल और ऑडियो फॉर्म में यह सारी पुस्तिकाएं आने वाले साल में उपलब्ध होगी। 1 जनवरी 2021 से कोई भी छात्र, कोई भी शिक्षक, कोई भी व्यक्ति YouTube से इन पुस्तिकाओं को डाउनलोड कर सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है। दूसरी बात, नैतिक शिक्षा के उपक्रम के साथ साथ हम 2 और काम शुरू करने वाले हैं। एक है कुटुंब प्रबोधन का, क्योंकि हमारे कुटुंब बिखर रहे हैं, कुटुंब का वातावरण खराब हो रहा है, इसलिए कुटुंब प्रबोधन का विषय हम हाथ में लेने वाले हैं। और दूसरा है साप्ताहिक गुरुकुल अर्थात संस्कार वर्ग छात्रों के लिए हम शुरू करेंगे। लॉन्ग टर्म की जो योजना मैंने कही, मैंने शॉर्ट टर्म के 2 हिस्से बताए। लॉन्ग टर्म की जो योजना है यानी आगामी 5 साल, अगर कोरोना नहीं आता तो हमारी ये योजना संपूर्ण देश में पहुंचने के लिए शायद अगले 25 साल लगते। इसलिए मैं कोरोना को धन्यवाद देता हूं कि कोरोना के कारण हमारा डिजिटाइजेशन हुआ, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में देश के प्रत्येक राज्य में नैतिक शिक्षा योजना शुरू होगी। भाइयों और बहनों, आपके भरोसे यह संकल्प मैंने घोषित किया है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आइए हम देश के लिए कुछ करें। एक गीत की पंक्ति मुझे याद आती है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मित्रों, इट्स टाइम टू गिव बैक टू योर सोसाइटी, टू योर कंट्री। आइए साथ चले और प्रतिष्ठान के प्रयासों को बल प्रदान करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।